मेरा शौहर मर चुका था। मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साल देवर को अपने साथ चलाना शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहाँ हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा, वो भी मुझे माँ समझता था। शौहर के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था। वो 12 साल का, उम्र में भी 20 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। 5 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंद थी। मेरे शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। उसमें उनकी उम्र 12 साल थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी ऐसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई, लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजम होगा, इसलिए तुम अभी से आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता है। बेटे तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता मसलन इनके बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं इनकी बातों पर बयान न देती। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर हुसैन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल मुतमिन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे अजीब सा महसूस होगा। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। लेकिन इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलने मैं हूँ। मैंने डरते ही दरवाजा खोला। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था। इसमें मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझे मासूमियत से पूछा। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में कौरमा और नान था। कौरमा नान होटल वाले रखते थे। उसने एक प्लेट में वो डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी मुझे बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसनैन की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। भाभी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर उसने अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में रहें और दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या इसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ती जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। हसनैन जो कुछ कर रहा था वो एक बड़ा ही समझदार आदमी कर सकता है। हसनैन के कमरे में
अपना जेवर देखकर मेरा दिल खौफ उठता था। मैं तो उसे कहीं जगह पर कहीं तालों में छुपा कर रखा था, मगर ये सब कुछ हुसनैन के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इसे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह से लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही थी, हालांकि ये दो पहले मुझे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे हुसनैन के लाए हुए कौरमा खाकर मेरी आंखों पर नूदगी तारी हो रही थी। दिल में सोचा कि कहीं खाना खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि कुछ दिन बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज खाना खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं हुसनैन के लाए हुए खाने को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन हुसनैन ऐसा क्यों करता? मेरे दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने हुसनैन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थी? आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा। मैंने उससे फीके लहजे में यही कहा, हाँ, आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है। क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपके खाने में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा तुम इन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो और उससे वो आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई, हुसनैन इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? हुसनैन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताजा लग रही है। ये लो चाय पिए। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। उसने भी कुछ मिलाया ना हो। अल्लाह की कसम भाभी, तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती हैं ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने इस गिलास को गूंद करते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। मैं हुसनैन का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता, क्योंकि वाकई ही उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत थी और शराफत थी। मैंने आज से कुछ नहीं कहा था, जानना चाहती थी कि आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ उसके कमरे में देख आई थी उसका तो कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह से खोल लिया। भाभी, मैं आपका जेवर बेचना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही जानने वाले और ईमानदार अंकल हैं, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे दे देंगे। हम उन पैसों से ये मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम तब तक रहेंगे। मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हुसनैन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा हुसनैन, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाए? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है, हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास एक नया घर होना चाहिए, और किराए के घरों में तो सिर्फ इंसान जलील और रसवा होता है। हुसनैन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले में नहीं कुछ कहा। लेकिन मुझे डर था कि वो जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का था, तो ऐसे में कोई भी हमें आराम से आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं किसी से मशवरा कर लूं। मैं अपने मायके वाले से कहती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। हुसनैन तो छोटा बच्चा था, जबकि इस बात पर मुझे भी अब तक गुस्सा था कि उसने मेरे कमरे में इतने ताले तोड़कर वो जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे। इस जेवर के बारे में मैंने हुसनैन को बताया भी नहीं था। मुझे हुसनैन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता आखिर मैं उसकी ऐसी बात करता कि मैं मुतमिन हो जाती। मैंने अपने मायके वालों से कहा मुझे ये जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने मुझसे कहा नहीं, घर लेने की जरूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो, तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं, वो अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इंसान इनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था, मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफी सारा जेवर बनाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वहां जेवर देने का इरादा कर दिया। अब मैं हुसनैन के सहारे ही चल रही थी। मैंने कहा हुसनैन, तुम चाहो तो वो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों से और उनके रवैये से मायूस हो गई हूँ। हुसनैन ने अपने उन्हीं अंकल को वो जेवर जाकर दे दिया और 2 दिन के बाद हमें एक मुनासिब जगह पर गाड़ी ढूंढकर
घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने हसनैन के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है। जबकि हसनैन ने कागजात लाकर मेरे हाथों में रखे तो मैं हैरान रह गई। वो तो था 12 साल का, मगर उसकी सोच पड़ो वाली थी। फिर उसने अजीब सी बात कही, कहने लगा भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे, तो आपसे जरूरी बात करनी है। आज हसनैन की नजर तो अजीब सी लग रही थी, उसकी नजरों में कोई अजीब सी बेचैनी थी, जैसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी, हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा। तो मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर हसनैन कह रहा था कि इसे मुझे कोई जरूरी बात करनी है, पता नहीं उसे मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर फिलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज्यादा मालो दौलत तो नहीं थी जिसे हम लेके फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। हसनैन का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने शौहर की पसंद का बनाया करती थी। हर किस्म के लाड़ प्यार नफरत खाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और हसनैन के आने का इंतजार करने लगी। मगर आज वो घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था, जबकि रात के 11 बज गए थे। भाई की मौत से पहले तो वो शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था। उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग जब बाहर गोलगप्पे खाने जाते तो हमारे साथ जरूर जाता, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी, यहाँ तक के रात के 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला, उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे तुम हसनैन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो के अपने भाई के जाते ही आवारा गर्दियां करने लगे। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो तुम घर में नहीं कर सकते थे? बाहर जाना पड़ा है, तुम्हारे दोस्त को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नजर उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई, मगर वो तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल में सोचा मैं ऐसे डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वो मुझ पर चला उठा। भाभी बस कर दे मुझे, अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और जो आपने खाना पकाया है वो आप खुद खा लें। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त वो किसी 30 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो गुस्से में था, कोई बात उसके पीछे जरूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला, मुझे अजीब सी नजरों से देख कर बोला, एक बात कहूँ भाभी, आप मुझसे शादी कर ले वरना आप काफर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा माँ वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो, अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं उससे से आग बगोला हो रही थी और बिल्कुल इसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टिक टिक की नजरों से देख रहा था। मुझे इसकी नजरों से डर लगने लगा था। एकदम बोलते बोलते चुप हो गई, वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी हसनैन ऐसे निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हसनैन के बारे में मेरे शौहर ने मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा से अपनी औलाद की तरह समझना और पालना। उसकी माँ नहीं, उसका बाप नहीं, अब तुम इसका सब कुछ हो। हसनैन की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं हसनैन से कोई बात नहीं करूंगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था। मैंने इस घर में खुद अकेली भी रह सकती थी, पर हसनैन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल जरूर दूंगी। ये घर तो मेरे शौहर के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन हसनैन इसमें रहने का हक नहीं रखता था। अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो उसे देनी चाहिए। मेरी खामोशी गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने हसनैन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ इसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाजा खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। हसनैन कहाँ गया?
मैं दिल में सोचने लगी, मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर वाले एक दरवाजे पर नजर दौड़ाई तो दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब उसने मुझे घर में कैद करके गया है। मैं दिल में सोचा तो मुझे इससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र में 12 साल का, और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूँ, यूं बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। शोहर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। इस 3 महीने में हुसनैन कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, खुदा मुझे ला देता तो इस वक्त हुसनैन के सहारा न होती। मगर अब मैं इसे क्या कहूँ, मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वो तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि हुसनैन आएगा तो मैं इसे साफ साफ बात करूंगी और उसको घर में नहीं रह सकती। रात के तकरीबन 9 बजे थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही सोच रही थी बाहर हुसनैन होगा, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे और उनके चेहरे पर दाढ़ियां थी। लगता था जैसे जमीन के ठेकेदार हों। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो बहुत हैरान कर देने वाली थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वो लोग बोले, ये औरत और उसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या कर दिया? अरे बीबी तुमने क्या किया ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यहाँ रहना तो शराफत से रहो। यहाँ हमारे भी बहनें बेटियां रहती हैं, ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदमियों पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। हुसनैन पर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसी का किया करा था। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि हुसनैन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी, जैसे ही बहुत गुनाहगार हो तुम।